गुप्तोत्तर काल के प्रमुख शासकों की बात अगर करें हम, तो याद रखो कि इसके पहले हमने तुम्हें बताया बच्चे कि गुप्तोत्तर काल में 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक किस तरीके से कौन कौन वंश भारतीय उपमहाद्वीप में किधर किधर ये शासन किए हुए हैं, और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, और उसके संस्थापक कौन थे, और उसके साथ साथ उसके संबंधित क्षेत्र कौन था, और विख्यात शासक कौन थे। अब हमें ये जानना है कि 6ठी शताब्दी में कौन कौन शासक था, 7वीं शताब्दी में कौन कौन, और 8वीं शताब्दी में कौन कौन। तो हम याद रखेंगे कि गुप्तोत्तर काल के प्रमुख शासकों में कि 6ठी शताब्दी में रहेगा तोरमाड़ या हुड़ वंश का होगा, मिहिर कुल हुड़ वंश का रहेगा, ईशान वर्मा मौखरी वंश का, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का, आदित्य सेन गुप्त उत्तर गुप्त का, ये मगध का, और पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन प्रथम के बारे में भी मैं बता दिया तुम्हें, यह पश्चिमी चालुक्य वंश का रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये 6ठी शताब्दी में कौन कौन शासक थे, जो मानचित्र बनाओगे उसी मानचित्र में इसको ऐड कर देना है कि वंश के शासक के साथ ही बड़े पेज पे बनाओगे। अब 7वीं शताब्दी की बात करेंगे हम, तो 7वीं शताब्दी में जो शासक होंगे वो होंगे शशांक, माने 6ठी तो शशांक होंगे गौड़ वंश के, हर्षवर्धन वर्धन वंश के, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के, महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के, और भास्कर वर्मन वर्मन वंश के। ये 7वीं शताब्दी के रहेंगे। और अब 8वीं शताब्दी में बहुत कम शासक बच गए हैं, और वह है समझ लो 8वीं शताब्दी के यशोवर्मन ओलियर वंश, जो कन्नौज अपनी राजधानी रखेंगे। और इसी 8वीं शताब्दी आते आते अब धीरे धीरे गुप्तोत्तर काल का भी समापन हो जाएगा बच्चों, और पश्चिम से अरबों का आक्रमण शुरू होगा। और सबसे पहले वहाँ मोहम्मद बिन कासिम हमारे देश में आक्रमण करेगा, और उसी के साथ अरबों का आक्रमण हमारे देश में शुरू हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से गुप्तोत्तरकालीन प्रमुख शासकों की सूची हमने यहाँ दे रखी है। इसको अपने पूर्व वाले इसी पेज के साथ कि बिंद के उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, भारतीय उपमहाद्वीप का फिगर बनाकर कौन कौन वंश किधर है, उसके महत्वपूर्ण शासक कौन है, कब से कब तक इनका शासन रहता है, और ये समस्त चीज़ें तुम देखते हो, चार्ट बनाते हो बच्चे। तब अब हम लोग पढ़ेंगे फिर से अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें से नॉर्थ इंडिया इन पास्ट गुप्ता एज, पूरे उत्तर भारत को हम इसमें से पास्ट माने पोस्ट गुप्ता एज में माने गुप्तोत्तर काल में तक कैसे कैसे इसका साम्राज्य बढ़ते चला जाता है शुरू से लेकर अभी तक, ये हम थोड़ा सा यहीं पे बता देते हैं कि जहाँ सबसे पहले जन का दौर आया, और वह जन का दौर किस काल में था बता सकते हो बच्चे? बहुत बढ़िया, ऋग वैदिक काल। वैदिक काल के सबसे पहले खंड माने सबसे पहले हड़प्पा काल आया। हड़प्पा काल समाप्त हुआ तो इक्के दुक्के जो लोग बच गए, उस समय 11 जन बचे हुए थे, उस जन के दौर को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद जनपद का दौर आता है जिसमें 10 जनपद होते हैं, और यह उत्तर वैदिक काल में आएगा। 10 जनपद के बाद फिर महाजनपद का उत्थान होता है, और 16 महाजनपद बनते हैं बच्चों। और 16 महाजनपदों में सबसे महान महाजनपद मगध महाजनपद होगा। और मगध महाजनपद के साथ ही समझो कि वहीं पर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना करेगा। तो प्रथम साम्राज्य का स्थापना हो जाएगा, एक मौर्य वंश आएगा। फिर लघु राज्यों का दौर शुरू हो जाएगा मौर्यों के समापन पर। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक मुख्य तौर पे याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद लघु राज्यों का दौर हो जाएगा, छोटे मोटे राज्य आएंगे जैसे शुंग वंश, कनु वंश, चेदी वंश, इंडो ग्रीक, कुषाण और शक। और इसके समापन पर पुनः द्वितीय साम्राज्य का दौर शुरू हो जाएगा जिसे हम गुप्त साम्राज्य कहते हैं बच्चों। और गुप्त साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो शासक होगा वह होगा श्रीगुप्त घटोत्कच। ये स्वतंत्र शासक नहीं होंगे। पहला स्वतंत्र शासक गुप्त साम्राज्य का होगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उसके बाद उसमें कई सारे शासक होंगे जिसमें स्कंदगुप्त से लेके कुमारगुप्त तक सभी हम पढ़े हुए हैं बच्चे। भानुगुप्त तक को हम लोग पढ़े हुए हैं।
और उनके समापन पर फिर सामंती राज्यों का दौर शुरू हो जाएगा, माने गुप्त उत्तर काल में। और उसमें आ जाएंगे हूण, राय, मैत्रक, वर्धन, मौखरी, गौड़, वर्मन, उत्तरगुप्त और सोमवंश। और इस तरीके से इसके समापन के बाद प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा और मध्य भारत के इतिहास की शुरुआत पुनः शुरू हो जाएगी।